की बड़ी खबर पीएमसी बैंक के घपले का मामला है। पीएमसी बैंक के ग्राहकों ने एहतजाज में शिद्दत पैदा कर दी है। एहतजाजी मुंबई में बीजेपी के दफ्तर में दाखिल हुए। एहतजाजियों ने बीजेपी लीडरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खलल डाला। पैसे वापस दिलाने की मांग की है ग्राहकों ने। आपको बता दें पूरा मामला पीएमसी बैंक के घपले का है। पीएमसी बैंक के ग्राहकों ने एहतजाज में अब शिद्दत पैदा कर दी है। एहतजाजी मुंबई में बीजेपी के दफ्तर में दाखिल हुए। एहतजाजियों ने बीजेपी लीडरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खलल डाली। एहतजाजियों का मुतालबा है कि उनके पैसे वापस दिला दिए जाएं। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं जो कि पीएमसी बैंक के घपले से मुतल्लिक है। पीएमसी बैंक के ग्राहकों ने अपने एहतजाज में काफी शिद्दत ला दी है। एहतजाजी जो है मुंबई में बीजेपी दफ्तर में दाखिल हुए और बीजेपी लीडरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खलल पैदा कर दी। उनका मुतालबा है कि पैसे वापस उनको लौटा दिए जाएं। हमारे नुमाइंदे अमित राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, आपसे अपडेट चाहेंगे। एहतजाजियों ने जो है बीजेपी दफ्तर में दाखिल हो गए और साथ ही साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी खलल डाली। क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से हम देख रहे हैं पीएमसी बैंक का जो है 6000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला सामने आया, उसमें एचडीआईएल कंपनी का नाम आया। एचडीआईएल के जो डायरेक्टर्स हैं, जो ओनर जिन्हें अरेस्ट किया गया, उसके बाद से हमने देखा कि चेयरमैन और एमडी जो पीएमसी बैंक के हैं उन्हें भी जो है ईडी द्वारा जो अरेस्ट किया गया और सबको इस समय पुलिस कस्टडी मिली और इस पूरे मामले की जांच जो है ईडी लगातार कर रही है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि बीजेपी दफ्तर में जो है कुछ ही देर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और इस बात की जानकारी तो सभी को थी। और उसमें अभी कुछ देर पहले जो है पीएमसी बैंक के ग्राहक जिनका पैसा जो है अंदर फंसा हुआ है बैंकों में, वो सारे लोग जो है परेशान होकर एक साथ जो है बीजेपी दफ्तर के बाहर पहुंच गए और उन्होंने बीजेपी दफ्तर में वो घुसे भी, क्योंकि कार्यकर्ता उन्हें रोक रहे थे, पुलिस रोक रही थी। उनका साफ तौर पे कहना है कि हम बिना निर्मला सीतारमण से मिले यहाँ पे नहीं जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हर एजेंसी साथ दे रही, चाहे पुलिस की बात की जाए, चाहे ईडी की बात की जाए, चाहे दूसरे एजेंसियों की बात की जाए, लेकिन सरकार जो है वो साथ नहीं दे रही, क्योंकि सरकार जो है आरबीआई लाइसेंस इशू करती है बैंकों को। तो क्या पीएमसी बैंक को लाइसेंस देते समय जो है सारी चीजों का ध्यान नहीं रखा गया? इतने सालों जो गड़बड़ी यहाँ चल रही थी, क्या उस पर ध्यान नहीं दिया गया? इन सारी चीजों को लेकर जो है बीजेपी दफ्तर में लगातार लोगों का हंगामा चल रहा है। पुलिस ने जो है सारे जो ग्राहक हैं, जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, सारे लोगों को जो है एक साइड लेके खड़ा कर दिया है और पुलिस भी ये चाह रही है कि जब निर्मला सीतारमण वहां पहुंचे तो इनकी मुलाकात उनसे हो जाए, क्योंकि इनकी तादाद बहुत ज्यादा है, लोग नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हालात और ज्यादा न बिगड़े इसके मद्देनजर ये देखा जा रहा है कि जब भी निर्मला सीतारमण वहां पहुंचेंगे, क्योंकि 12:30 का समय था प्रेस कॉन्फ्रेंस का, लेकिन 1 बज चुका है, अभी तक निर्मला सीतारमण जो है बीजेपी ऑफिस नहीं पहुंची है। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं जैसे ही वो बीजेपी ऑफिस पहुंचेंगी इन लोगों को उनसे मिलवाया जाएगा, ये अपनी बातें कहेंगे। लेकिन साफ तौर पर इनका ये गुस्सा है कि आखिरकार सरकार की नाक के नीचे ये सारा कुछ चल रहा है, लेकिन सरकार ने पहले इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? क्योंकि कई लोगों का पैसा जो फंसा हुआ, पहले ये है कि 1000 रुपए आप निकाल सकते हैं, फिर आए 10,000 रुपए, अब उन्होंने लिमिट बढ़ा के 25,000 रुपए कर दिए। लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है कि इनकी जमा पूंजी उस बैंक में है और कल को अगर वो बैंक बंद हो जाती है या पूरी तरीके से डूब जाती है तो इनका पैसा कहाँ जाएगा? जी बिल्कुल अमित, लोग काफी परेशान हैं, ऐसे में वो अपना एहतजाज दर्ज करा रहे हैं। तो इंतजामिया का क्या कहना है? जो कुछ परेशानियां, दिक्कतें पेश आ रही है लोगों को, किस तरह से उनको दूर किया जाएगा? देखिए, सरकार का बयान हमने देखा है समय समय पे आया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि किसी का पैसा डूबेगा नहीं। इस पूरे मामले में जो ईडी जो है लगातार कार्रवाई कर रही है, क्योंकि ईडी को इस बात की शिकायत मिली थी कि एचडीआईएल जो कंपनी है, जो कंस्ट्रक्शन का जितना कारोबार है और दूसरे भी जो है व्यवसाय उनके हैं, वो कंपनी ने ऑलरेडी अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया। लेकिन उसके बावजूद जो है उस कंपनी को जो है यहाँ पे हजारों करोड़ रुपए जो है लोन दिए गए और इस बात की जानकारी जो है उनके बही खाते द्वारा जो है आरबीआई को नहीं दी गई। लेकिन बाद में जब दस्तावेज हाथ लगे तो इस पूरे घोटाले का कांड समझ में आया। उसके बाद हमने देखा कि एसबीआई के डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन, इन सारे लोगों को जो है अरेस्ट किया गया। उसके बाद बैंक के जो चेयरमैन है वर्यम सिंह, उन्हें जो अरेस्ट किया गया, उनके जो एमडी है उन्हें भी अरेस्ट किया गया। अब सबकी पूछताछ चल रही है और एसबीआई की हजारों करोड़ की संपत्ति को ईडी ने सीज भी कर दिया है। लगातार एक के बाद एक कार्रवाई चल रही है। लोगों को आश्वासन ये दिया जा रहा है कि आरबीआई जो है जरूर कोई रास्ता निकालेगी, लेकिन जिस तरह से लोगों की
जमा पूंजी जो है बैंक में जो है जमा है और उसके निकलने का कोई रास्ता लोगों को दिख नहीं रहा है। तो ये ग्राहक जो है, ये जो लोग हैं, ये परेशान नजर आए। इनको पहले से जानकारी थी कि अभी कुछ ही देर में निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। ये लोग जो है भारी संख्या में वहां पहुंच गए, नारेबाजी की, जमकर सरकार की आलोचना की और बीजेपी दफ्तर के अंदर पहुंच गए। आप देख सकते हैं दृश्य में किस तरह से वो लोग एक साथ झुंड बनाकर जो है नारेबाजी करते हुए अंदर बीजेपी दफ्तर में पहुंच गए हैं। पुलिस रोक रही है, कार्यकर्ता रोक रहे हैं, लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार के नाक के नीचे इतना कुछ हुआ, आरबीआई ने जो है लाइसेंस दिया, तब उनको पता नहीं था कि आखिरकार पीएमसी बैंक में किस तरह घोटाला चल रहा है या इस बैंक में से कौन कौन लोग जुड़े हैं, तो इनका पैसा कहाँ जाएगा। तो अब इन लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है कि आपका पैसा जो है कहीं नहीं जाएगा, लेकिन इनकी मांग है कि जब तक ये लोग निर्मला सीतारमण से मिल नहीं लेते तो वो लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। और जो हमें जानकारी मिल रही है कि पुलिस ने इन सबको एक साथ जो है एक तरफ खड़ा किया हुआ है कि जब भी निर्मला सीतारमण पहुंचती हैं इनसे इनकी मुलाकात करवाई जाएगी। अब देखना ये होगा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है फाइनेंस मिनिस्टर की, इसमें पीएमसी बैंक को लेकर क्या बयान देती हैं, क्या आश्वासन देती हैं, किस तरह की कार्रवाई करने की बात कहती हैं। जी बिल्कुल अमित, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना में आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल आज भी जारी है। मुलाजमीन अपनी मांगों पर अड़े हैं और उन्होंने एहतजाज में शिद्दत लाने की धमकी भी हुकूमत को दी है। बातचीत और मीटिंगों का सिलसिला भी जारी है। हड़ताली मुलाजमीन हुकूमत के तर्ज अमल और आरटीसी इंतजामिया के रवैये से नाराज हैं। मुलाजमीन की हड़ताल को मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की तायीद भी हासिल है। गुज़िश्ता 6 दिनों से जारी हड़ताल की वजह से लोगों को भी मुश्किलात का सामना है। लोग अपनी मंजिलों तक पहुंचने के लिए प्राइवेट गाड़ियों, मेट्रो खिदमात और MMTS ट्रेनों की खिदमात हासिल कर रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब आरटीसी हड़ताल के सबब दशहरे की छुट्टियों में मजीद 2 दिनों का इजाफा करने का आज बाज़ाब्ता ऐलान होने वाला है। रियासती हुकूमत ने दशहरा त्यौहार के पेश नज़र 13 अक्टूबर तक छुट्टी का ऐलान किया था, जिसे बढ़ाकर 15 अक्टूबर कर दिया जाएगा। 16 अक्टूबर से स्कूल और सरकारी दफातर अपने कामकाज का आगाज करेंगे। हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे संजय तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, जिस तरह से आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल में काफ़ी शिद्दत आ गई है और उसे लगातार जारी रखने की बात हो रही है, साथ ही साथ ये खबर भी आ रही है कि आरटीसी के एक मुलाजिम की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है। बिल्कुल मुनज़्ज़ा, ये संगारेड्डी ज़िले में एक आरटीसी का कर्मचारी था, शेख खलील मियाँ, उनकी दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ और ऐसा बताया जा रहा है, उनके परिवार के लोगों का कहना है कि दरअसल वो जो है वो उनको शॉक लगा था, जो एम्प्लॉइज़ को जिस तरह से सरकार ने बर्खास्त कर दिया है, इस बात का उनको बहुत सदमा लगा था और इस वजह से उनके दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ। तो ये एक बहुत दुखद समाचार इस सिलसिले में आया है। बहुत सारे जो आरटीसी एम्प्लॉई हैं जो स्ट्राइक पर हैं, उनको अपने भविष्य को लेकर चिंता है। कोर्ट में, हैदराबाद हाई कोर्ट में मामला लगा हुआ है और कुछ देर पहले ही हैदराबाद हाई कोर्ट में इस मामले में जो काउंसिल हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जो सरकार है वो ये चाहती है कि जो ये स्ट्राइक है वो बंद होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं से अब जो हाई कोर्ट है उसने फिर ताकीद पूछा है कि सरकार से कि कितना आरटीसी एम्प्लॉयज़ की इस समय क्या सिचुएशन है और पूरे बस स्टॉप पर इस समय क्या हालात हैं। तो एक रिपोर्ट हाई कोर्ट ने तलब की है जिसको सरकार हाई कोर्ट के सामने पेश करेगी। आरटीसी एम्प्लॉयज़ जिन्होंने PIL लगाई है, उनका कहना है कि जिस तरह से उनको बर्खास्त किया गया वो गैर कानूनी ढंग से ऐसी कार्रवाई की गई है और जाहिर तौर पर उनको कोर्ट से उनको राहत की उम्मीद नज़र आ रही है। लेकिन इस पूरे तनातनी में जहाँ सरकार एक तरफ है और आरटीसी एम्प्लॉयज़ यूनियन जो है वो एक दूसरी साइड है, इन दोनों के बीच में जो आम आदमी है उसको परेशानी झेलनी पड़ रही है। यहाँ पर हम इस समय हैदराबाद के जुबली बस डिपो पर मौजूद हैं और लोगों का कहना है, कई लोग हमको ऐसा मिले जिनका कहना है कि उनको अपनी यात्रा मुलतवी करनी पड़ी क्योंकि उनको बस नहीं मिल रही है। जी 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 मुनज़्ज़ा, बिल्कुल संजय, लोगों को भी काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। कैब्स वगैरह बुक करनी पड़ रही है जो लोगों को काफ़ी महंगी भी पड़ रही है। लेकिन इस पूरे मसले का तभी कोई हल निकलेगा जब इंतज़ामिया जो हुकूमत जो है कोई बेहतर सोल्यूशन निकाल पाए, कोई कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन आ पाए, क्योंकि एक साथ इतने सारे मुलाजमीन को बर्खास्त करना भी सही नहीं है। जिस तरह से हमने देखा कि एक मुलाजिम की इसी सब की वजह से दिल का दौरा पड़ गया, काफ़ी स्ट्रेस में आ गए थे और ऐसा मजीद हो भी सकता है कि अगर और ज़्यादा टेंशन बढ़ गया, इस तरह का जो सख्त कदम उठाया गया है वो वापस ना लिया, तो मजीद ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती है, पेश आ सकती है। मुनज़्ज़ा, स्थिति दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जो एम्प्लॉयज़ यूनियन है उनके रुख में भी कोई नरमी नहीं आई है। उनका साफ तौर पर कहना है
कि जो मर्जर की डिमांड है, यानी आरटीसी को सरकार में मर्ज करने की जो उनकी डिमांड है, वो प्राइमरी डिमांड है, वो सबसे पहली डिमांड है और उसको सरकार को मानना होगा। तो यानी यूनियन जो है वो अपने रुख पर कायम है, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। सरकार का कहना है और मुख्यमंत्री केसीआर ने साफ तौर पर कहा कि ये जो आरटीसी एम्प्लॉय यूनियन है उसने इस आरटीसी को गड्ढे में डाल दिया है और कहीं ना कहीं उस डाल को काटने की कोशिश की जिस पर वो चढ़े हुए थे। ऐसा मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर ये अल्फाज का इस्तेमाल किया। उनका कहना है कि वो आरटीसी का पूरी तरह से रिवैम्प करने के मूड में है और इसके लिए जो 50% बसेस हैं वो आरटीसी खुद ऑपरेट करेगी, 20% बसेस जो है वो निजी ऑपरेटर चलाएंगे और 30% बसेस हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पर ड्राइवर और क्लीनर को दी जाएगी। अब शिकायतें ये आ रही हैं कि जो रास्ते में किराया है वो ज़्यादा वसूल किया जा रहा है, लोगों को बसें नहीं मिल रही हैं, तो ये तमाम तरह की शिकायतें सामने आ रही हैं, लेकिन उसमें आम आदमी परेशान हो रहा है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। जी मुनज़्ज़र। बिल्कुल संजय, और आरटीसी के हक में जो है काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टियां भी सामने आई है, हिमायत कर रही है काफ़ी ज़्यादा, तो ऐसे में क्या प्रेशर बन सकता है तेलंगाना हुकूमत पर? मुनज़्ज़र, कांग्रेस, बीजेपी, सीपीआई, सीपीएम, टीजेएस तमाम राजनीतिक दल पहले दिन से आरटीसी एम्प्लॉयज़ के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। क्योंकि 48,000 कर्मचारियों और कामगारों का मुद्दा है, उनका परिवार जुड़ा हुआ है, तो जाहिर तौर पर राजनीतिक दलों को इसमें अपना राजनीतिक ज़मीन तलाश रहे हैं। वो कहीं ना कहीं जो सरकार है उसके खिलाफ जो एक मोर्चाबंदी है वो करने का मौका मिलेगा। और वो उनका कहना है कि ये जो प्रक्रिया है, जिस तरह से सरकार ने एक तरफा एक मुश्त 48,000 कर्मचारियों को निकालने का ऐलान किया, वो गलत है। लेकिन बीजेपी ने साफ कह दिया है कि वो मर्जर के पक्ष में नहीं है। तो लेकिन ओवरऑल अगर पिक्चर की बात करें तो पॉलिटिकल पार्टीज एम्प्लॉयज़ के साथ में हैं, वो उसका समर्थन कर रही हैं। और ये 19 अक्टूबर को तेलंगाना में बंद का कॉल किया गया है आरटीसी एम्प्लॉयज़ की तरफ से। तो ये जो है वो राजनीतिक रंग लेता जा रहा है और जाहिर तौर पर इसका पॉलिटिकल टर्मोइल जो खड़ा करने की कोशिश की जा रही है तेलंगाना में। सरकार जो है वो पूरी तरह से इस समय रिजिड है, मैं रिजिड शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और उसका साफ तौर पे कहना है कि वो किसी भी हाल में लोगों को परेशान नहीं होने देंगे। भारी पुलिस डिप्लॉयमेंट है बस स्टॉप पर, और अगर कोई भी बस को रोकने की कोशिश कर रहा है तो पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल संजय, दोनों तरफ से स्टबननेस दिखाई दे रही है। आरटीसी मुलाजमीन भी जो है अपने फैसले में कोई नरमी नहीं दिखा रहे हैं और वही हुकूमत भी जो है काफ़ी स्टबन दिखाई दे रही है। बेहद शुक्रिया संजय आपका तमाम तफसीलात के लिए। नाज़रीन, इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। पुंछ के बालाकोट सेक्टर में यह खिलाफ वर्जी हुई है। हिंदुस्तानी फौज मौसर ढंग से जवाब दे रही है। इस वक्त की एक और अहम खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। पुंछ के बालाकोट सेक्टर में यह खिलाफ वर्जी हुई है। हिंदुस्तानी फौज मौसर ढंग से जवाब दे रही है। पुंछ के बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तान ने सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है, जिसका हिंदुस्तानी फौज मौसर ढंग से जवाब दे रही है। हमारे नुमाइंदे मनोज कौल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या कुछ अपडेट है? एक बार फिर जो है पाकिस्तान ने सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। जी हाँ, बिल्कुल मुनज़्ज़र, पाकिस्तान की तरफ से बालाकोट सेक्टर में एक बार फिर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई है। आपसे चंद मिनट पहले वहां से गोलाबारी की गई, जिसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है हिंदुस्तानी फौज की तरफ से, और अभी भी रुक रुक के जहाँ गोलीबारी हो रही है। हमने देखा कि ये पाकिस्तान की तरफ से कल भी तेगवार सेक्टर में गोलीबारी की गई थी, जिसका मुअस्सर जवाब दिया गया था हिंदुस्तानी फौज की तरफ से। और जो जराये के हवाले से खबर है कि उसमें जो रिटेलिएटरी फायर जो था हिंदुस्तानी आर्मी का, फौज का, उसमें पाकिस्तान के कुछ बंकर्स के तबाह होने की भी खबर है। और ये भी कहा जा रहा है कि एक जो पाकिस्तान का फौजी है वो उसमें हलाक हो गया है और कुछ फौजी जख्मी भी हुए हैं। हमने देखा कि पिछले कई दिनों से, कई महीनों से हम ये कह सकते हैं कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से खिलाफ वर्जी की जा रही है। और जो माहिरीन है, दिफाई माहिरीन, उनका ये मानना है कि क्योंकि अभी जो मौसम है वो मौसम बदलने वाला है। अब जो कश्मीर वैली हो या फिर राजौरी पूंछ के जो ऊपरी इलाके हैं वहाँ बर्फबारी शुरू हो जाएगी, जिसके बाद जो मिलिटेंट्स की जो इन्फिल्ट्रेशन है वो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो दिफाई माहिरीन का मानना है कि पाकिस्तान इस फायरिंग की आड़ में ज़्यादा से ज़्यादा मिलिटेंटों को कंट्रोल लाइन पार कराने की कोशिश में जुटा हुआ है। हालांकि हिंदुस्तानी फौज जो है वो काफ़ी अलर्ट है और
हमने देखा कि पिछले दिनों में कुछ जगहों पर जब इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की गई पाकिस्तान की तरफ से, तो उसका मौसर ढंग से जवाब दिया गया और उन कोशिशों को नाकाम बनाया गया। लेकिन पाकिस्तान लगातार अब भी अपनी जो सोच है, नेगेटिव सोच है, उससे बाज नहीं आ रहा और लगातार सीज फायर माहिदे की खिलाफवर्जी की जा रही है और भारत की तरफ से उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। बिल्कुल मनोज, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। मुल्क और बैरून मुल्क के सयाह अब दोबारा वादी कश्मीर की सैर कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर हुकूमत के महकमे दाखिला ने सयाहों से मुतल्लिक एडवाइजरी को वापस लिया है। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर एक ऑर्डर जारी किया गया है। वाज़ेह है कि 5 अगस्त को दफा 370 हटाए जाने के पेश नज़र हुकूमत ने पहले ही सयाहों को कश्मीर छोड़ने की हिदायत दी थी। इस एडवाइजरी से सयाहती शोबे को काफी नुकसान पहुंचा है। सयाहती शोबे से जुड़े अफराद का कहना है कि सयाहों को निकाले जाने से उन्हें नाकाबिल तलाफी नुकसान हुआ है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए शिकारा यूनियन श्रीनगर के सदर ने कहा कि वो सयाहों से मुतल्लिक एडवाइजरी को वापस लेने का खैर मकदम करते हैं। उन्होंने ताहम कहा कि सयाहों की आमद के लिए मोबाइल और इंटरनेट सहूलियात को बहाल करना लाजमी है। महीने के बाद कश्मीर को फिर से सयाहों के लिए खोल दिया है, यानी पिछले 2.5 महीने से जो एडवाइजरी लगाई गई थी उसे अब हटा दिया गया है। पिछले 70 दिन से सख्त बेरोजगारी की मार झेल रहे यहाँ सयाहत से वाबस्ता लोग, उनके दिलों में कुछ उम्मीद तो जागी है लेकिन कई सवालात हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है शिकारा यूनियन के सदर वली मोहम्मद भट्ट साहब। आप बताएं कि सरकार ने जो ये एडवाइजरी हटा दी है, अब क्या आप तैयार हैं? किस तरह की उम्मीदें हैं सयाहों के आने से? जो एडवाइजरी इन्होंने हटाया है, पहले इन्होंने एडवाइजरी निकाला कि आप यहाँ से जाइए, टूरिस्ट यहाँ से जाने के लिए तैयार ही नहीं थे। टूरिस्ट को फोर्सबल निकाला है, उसमें CRP है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, बाकी जो भी एजेंसीज है उनको निकाला गया है यहाँ से। कुछ उम्मीद है आप? अभी जो एडवाइजरी इन्होंने निकाली कि आप सयाह आए, हम वेलकम करते हैं सयाहों को इधर आने के लिए, क्योंकि यहाँ टूरिज्म हमारी बैकबोन है। हमारा रोजगार टूरिज्म पर ही इधर है। हम चाहते हैं टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आए। जो ये 70 दिनों में टूरिस्ट इतना था इधर कि किसी को कोई फुर्सत ही नहीं था। हम चाहते हैं टूरिस्ट आना चाहिए, मगर जो हमारा नुकसान हो गया है उसकी भरपाई कौन करे। हम चाहते हैं ये भरपाई भी होना चाहिए और टूरिस्ट रोज़ बरोज़ आना चाहिए। हम वेलकम करते हैं उनको, मगर जो उनकी फैसिलिटीज़ है, इंटरनेट का है वो तो है ही नहीं इधर, और मोबाइल फैसिलिटीज़ नहीं है वो है ही नहीं, ट्रांसपोर्ट बंद है। वो कहाँ से वो चाहते वहाँ से आएंगे, हम पहले फ़ोन, सबसे पहले वो घर को याद करेंगे कि घर में फ़ोन हम करेंगे कि हम श्रीनगर में सेफ है या गुलमर्ग में सेफ है या पहलगाम में सेफ है। तब भी वो जब उनके जेब में फ़ोन होगा, वो जब फ़ोन जेब में हो के भी आप उसको STD पे, STD कितने हैं यहाँ। हम चाहता है इंटरनेट खुला होना चाहिए, फ़ोन सर्विस खुला होना चाहिए और टूरिस्ट आए, हम उनको वेलकम करते हैं। ये थे शिकारा यूनियन के प्रेसिडेंट जो कह रहे थे कि जब तक न फ़ोन सर्विसेज और इंटरनेट सर्विसेज यहाँ पे बहाल हों तब तक बहुत मुश्किल है कि वो बुकिंग कर सकें और यहाँ पे टूरिस्ट का ये वेलकम करने के लिए तैयार हैं। जाहिर सी बात है कि जो सयाहों के रास्तों में अभी कांटे हैं, अभी कई जगहों पे कांटेदार तारें भी लगी हैं, यहाँ पे फ़ोन सर्विसेज नहीं है। सरकार ने कुछ इशारे ज़रूर दिए हैं कि फ़ोन सर्विस को बहाल किया जाएगा, मोबाइल सर्विस को, लेकिन जब तक इन ऐलानात को अमली जामा नहीं पहनाया जाएगा तब तक शायद ये ऐलानात तक ही महदूद रहेंगे। शब्बीर शाह के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। कानपुर में बदमाशों ने एक खानदान की बेरहमी से पिटाई की है। एक नौजवान से मामूली से बहस हुई, उसके बाद बदमाशों ने बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। खवातीन बचाने के लिए बाहर आई तो उन्हें भी नहीं बख्शा और पीटना शुरू कर दिया। बदमाशों की गुंडागर्दी की वीडियो वायरल हो रही है। ये वाकया कल्याणपुर थाने इलाके का बताया जा रहा है। पुलिस ने मुतासरीन का मेडिकल कराकर मामला दर्ज कर लिया है। हमारे नुमाइंदे संदीप सविता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर मामला पूरा है क्या, और जो लोग इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं क्या उन पर मुकदमा दर्ज हो चुका है?
मुनज़्ज़ा, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से घटना हुई है, जरा सी छोटी सी बात को लेकर पहले झगड़ा हुआ और झगड़े के बाद मारपीट में का रूप ले लिया और उसके बाद महिलाओं को जिस तरह से पीटा गया वो वीडियो वायरल हुआ और अब जाकर अभी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। और सवाल ये पुलिस पर भी उठता है कि एक तरफ यूपी पुलिस में जो 100 डायल नंबर के लिए ये बताया जाता है कि 10 मिनट में पुलिस पहुंचेगी, चीजें आधे घंटे तक तकरीबन होती रही, झगड़ा होता रहा और सैकड़ों की भीड़ वहां रही, किसी ने 100 डायल नहीं किया, न पीड़ित पक्ष ने 100 डायल किया। जब सारा मामला हो गया, झगड़ा हो गया, उसके बाद पुलिस आई और जाकर कार्रवाई हुई। हालांकि अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है लेकिन मुकदमा लिख गया है और पुलिस का कहना है कि जल्दी इस मामले पर गिरफ्तारी की जाएगी। संदीप, क्या ये पता चल पाया कि वजह क्या थी, किस वजह से ये मारपीट शुरू हुई? मैंने जैसे बताया कि ये जो दबंग थे ये शराब के नशे में थे और नशे में किसी बात को लेकर, छोटी सी बात को लेकर झगड़ा हुआ था और उसने झगड़े ने बड़ा रूप ले लिया और जब घरों के बाहर महिलाएं आईं, बीच बचाव करने की कोशिश की तो उनको भी पीटा गया। जी, तो संदीप, क्योंकि वीडियो भी देखा जा सकता है साफ तौर पर, वहां पर विटनेसेस भी थे, आई विटनेसेस थे, तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है अभी तक? क्योंकि इस मामले में थोड़ा सा, क्योंकि वीडियो जब वायरल हुआ पुलिस हरकत में तब आई, पुलिस शायद इसे दबाना चाहती थी लेकिन जब वीडियो वायरल हुआ, न्यूज में खबरें आई, खबरें चली, उसके बाद जो है मुकदमा लिखा गया और कुछ ही देर पहले अभी मुकदमा लिखा गया है जी, जिसको लेकर अब पुलिस का कहना है कि इस पर जल्दी गिरफ्तारी होगी क्योंकि महिला के साथ मारपीट का मामला है। बिल्कुल संदीप, और कहीं ना कहीं पुलिस भी थोड़ा लापरवाही से पेश आई है। 10 मिनट में पहुंचना था पुलिस को, लेकिन आधे घंटे देर से जब पूरा मामला खत्म हो गया है तब पुलिस वहां पर पहुंची है। तो इस तरह का सुस्त रवैया पुलिस दिखाती है तभी इन बदमाशों को जो है और भी ज्यादा उनके हौसले जो है बुलंद हो जाते हैं। बिल्कुल मुनज़्ज़ा, बिल्कुल सही, क्योंकि 100 डायल इसीलिए बनाया गया है कि हर गाड़ी 10 मिनट में अपने स्थान पर पहुंच जाए, फोन कॉल जाते ही, और जो पेट्रोलिंग के लिए गाड़ियां होती हैं वो भी रहती हैं, लेकिन कोई भी पुलिस आधे घंटे तक वहां नहीं पहुंची। आपने वीडियो में जिस तरह से देखा कि वो कुछ मिनटों का भले ही वीडियो है लेकिन ये लड़ाई करीब, ये झगड़ा करीब जो है आधे घंटे से चल रहा था लेकिन पुलिस वहां पर नहीं पहुंची और जब पहुंची भी तो भी तुरंत मुकदमा नहीं दर्ज किया, उसको मुकदमा दर्ज करने में घंटों लग गए, यानी कि आज मुकदमा दर्ज हुआ। बिल्कुल संदीप, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। नाजरीन, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।